हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 11th क्लास का एक बहुत ही धांसू, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक है इस चैप्टर के। क्लियर? तो इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले स्पेक्ट्रम समझिए। स्पेक्ट्रम बेसिकली लाइट होती है। स्पेक्ट्रम इज लाइट के गेन या लूज से हम दो तरीके से रिएक्शंस को देख सकते हैं। अगर किसी भी बॉडी में, सपोज ये बॉडी है, ये एनर्जी को या लाइट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को दे रही है। अगर सपोज मैं इस सब्सटेंस को हीट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूं, तो ये धीरे धीरे एमिट करेगी हीट को या लाइट को, एनर्जी को। तो उस टाइम इस सब्सटेंस पे या इस पेन पे जो रिएक्शन होगी उसे बोलूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी बेस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बनाया गया। ठीक है, एंडो और एक्सो पे। देखिए क्या बोला गया है, देखिए पहला, electrons in an atom or molecules absorb energy and get excited. They jump from lower energy level to higher energy level. इनका कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज ये हमारे पास ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ये सराउंडिंग में हमारे पास ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। सपोज मैं कह देता हूं कि भाई मेरे पास, सपोज कहता हूं मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। मेरा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो कंटिन्यूअसली थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और मान लेता हूं कि इस थर्ड ऑर्बिट में इसकी एनर्जी 10 जूल है। कितनी जूल है? 10 जूल। मान लेता हूं मैं 10 जूल इसकी थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी है। अगर मैं बाहर से एनर्जी अप्लाई करूं, इस पे और एनर्जी दूं, किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा भाई। तो इस इलेक्ट्रॉन या इस एटम के रेस्पेक्ट में अब जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी। कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ठीक। अब इस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी थी, मान ली हमने 10 जूल। अब ये एनर्जी सपोज 5 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? 15 जूल। तो क्या इस ऑर्बिट में ये 15 जूल पे इसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है? अगर नहीं, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसलिए इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था क्योंकि इसकी एनर्जी 10 जूल थी। इसका मतलब 10 जूल थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है। लेकिन ये अगर एनर्जी को और बढ़ाएगा तो ये न्यूक्लियस से और दूर जाएगा, मतलब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करता जाएगा। सपोज 5 जूल पे इसने थर्ड से फोर्थ में गया, सपोज और ज्यादा करता तो फिफ्थ में जाता, और करता तो सिक्स्थ में, और ऐसे करते करते ये हायर ऑर्बिट्स में जाता रहेगा। क्लियर है? यही बोल रही है पहली स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन इन एटम और मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड, दे जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। क्लियर है? लोअर से हायर, थर्ड वाला लोअर था, फोर्थ वाला हायर होगा, फिफ्थ वाला और हायर, हायर 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 कंटिन्यूअसली बाहर जाते रहेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या बोला गया? सेकंड स्टेटमेंट देखिए, दे एमिट रेडिएशन, they come back to their original state. This phenomenon accounts for the emission of spectrum through hydrogen 2, better known as hydrogen emission spectrum. कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज ये हमारे पास प्रोटॉन है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा, चौथा, ऐसे कर करके ऑर्बिट चले जा रहे हैं। क्लियर? ठीक। मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज पहले कौन से में था? थर्ड ऑर्बिट में। इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की और ये चला गया इस ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन मेरा यहां पे है। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा या फिर उससे ऊपर वाली स्टेट्स में रहेगा, नीचे और नहीं घुसेगा वो। क्लियर? सपोज ये थर्ड ऑर्बिट में था, थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड से नीचे नहीं जाएगा, ये थर्ड के ऊपर ही रहेगा या फिर थर्ड पे आके रुक जाएगा। ये किसने बोला? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? इस जगह पे जब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, जब वापस अपनी स्टेट में आ रहा है तो उसे बोलेंगे
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? इसी बेस पे हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने यह भी पढ़ा हुआ है कि भाई एक ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एक ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? उसकी एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, यूनिट इज जूल पर एटम। ये इसकी इक्वेशन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये उसकी एनर्जी होती है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है जो अपलोड हो चुका है, उसको भी प्लीज आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर? अब देखिए इसको पूरे अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली किस तरीके से समझाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास सपोज कहता हूं मैं, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास प्रोटॉन है और ये जो लाइंस हैं इसको मैंने ऑर्बिट बना दिया है। ये पहला ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सिक्स्थ ऑर्बिट, ये सेवंथ, ये एट। और भी हायर ऑर्बिट्स होंगे लेकिन हम बोर्ड की लिमिटेशन को देख के इतना बनाते हैं। क्लियर है? ठीक। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का पहला और इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्बिट में होता है, अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो थोड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, थोड़ी और करेगा तो थर्ड में जाएगा, थोड़ी और करेगा तो फोर्थ में। लेकिन वो बहुत ज्यादा एनर्जी को जब एब्जॉर्ब कर लेता है वो तो इन्फिनाइट ऑर्बिट पे पहुंच जाता है। कौन से? इन्फिनाइट, लास्ट ऑर्बिट पे वो मूव कर जाता है। क्लियर? जब बहुत ज्यादा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? लेकिन जब वो एनर्जी को लूज करेगा तो धीरे 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 फिर वो आएगा आपका न्यूक्लियस के पास, फिर वापस न्यूक्लियस के पास आता है, फिर वापस वो न्यूक्लियस के पास आएगा। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था तो हायर ऑर्बिट पे जा रहा है, जब लूज करेगा तो वापस न्यूक्लियस के पास जाएगा, लूज करेगा तो न्यूक्लियस के पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस से बहुत दूर जा रहा है, इन्फिनाइट ऑर्बिट पे जा रहा है, इसका मतलब वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरीके से बताएगा। सपोज मानते हैं, सपोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, नाम था उनका लाइमन। लाइमन ने क्या करा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एनर्जी अप्लाई की, और कौन सी लाइट थी? वो थी अल्ट्रावायलेट रे, उन्होंने एब्जॉर्ब कराई, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बहुत दूर चला गया, इन्फिनाइट ऑर्बिट पे चला गया। लेकिन जब वो एनर्जी लूज करने लगा तो वो ड्रॉप करा कहां पे? फर्स्ट ऑर्बिट पे। सपोज हम कहते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में था, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहीं भी गया था, सपोज इन्फिनाइट पे गया हो, 8वें पे गया हो, 7वें पे, 6ठे पे, 5वें पे, 4थे पे, किसी भी ऑर्बिट पे गया हो, लेकिन जब वो ड्रॉप करा अपनी एनर्जी तो कहां गिरा? फर्स्ट ऑर्बिट पे। सपोज कि हम 8 से गिरा रहे हैं, कहां गिरा? फर्स्ट पे। तो 8 से गिरा होगा तो भी फर्स्ट में, अगर वो एब्जॉर्ब करके पहुंचा होगा 7th पे तो भी गिरा होगा तो भी वो फर्स्ट पे, 6 से भी फर्स्ट पे, 5 से भी फर्स्ट पे, 4 से भी फर्स्ट पे, इससे भी किसी पे भी पहुंचा हो, लेकिन वो गिरा कौन से पे? पहले पे। कौन से पे? पहले पे। ये किस साइंटिस्ट ने बोला? लाइमन ने। एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में गया, 8th में गया, 8 के ऊपर वाले पे गया या 7 में गया, लेकिन वो जब उसने एनर्जी लूज करी तो वो गिरा कौन से पे? फर्स्ट ऑर्बिट पे। ये किसने बोला? लाइमन ने। किसने बोला? लाइमन ने। और लाइमन ने हाइड्रोजन में कौन सी एनर्जी को या कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कराया था? वो थी अल्ट्रावायलेट। कौन सी थी? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। क्लियर? गिरा कहां से? इन्फिनाइट से। और गिरा कहां पे? N1। जहां पे गिरता है उसको बोलते हैं N1, और गिरा कहां पे? फर्स्ट पे, तो उसे N1। लेकिन गिरा कहां से? वो सेकंड से भी गिर सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, और इन्फिनाइट से भी। क्लियर? इन्फिनाइट से भी। जहां पे गिर रहा है वो है N1, और जहां से गिर रहा है वो है आपका N2। क्लियर? कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी उसने? लाइमन के इलेक्ट्रॉन ने, लाइमन के एक्सपेरिमेंट में अल्ट्रावायलेट। नाम था लाइमन। लाइमन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बाल्मर। बाल्मर ने क्या करा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अप्लाई कराई, बहुत हीट दी, लाइट दी, और लाइट कौन सी थी? नाम था उसका विजिबल रे। और वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बहुत हायर ऑर्बिट पे चला गया, और जब उसने एनर्जी लूज करी तो वो सेकंड ऑर्बिट में गिरा। लाइमन में कहां गिरा? फर्स्ट ऑर्बिट में। बाल्मर में कहां गिरा? सेकंड ऑर्बिट में। कहां पे? सेकंड में। कहां पे जी? सेकंड ऑर्बिट में। कहीं भी गया था, लेकिन वो जब मूव करा तो वो सेकंड ऑर्बिट में ही रुक गया। कहां पे रुक गया? सेकंड ऑर्बिट में। कहां पे? सेकंड ऑर्बिट।
ये कौन से साइंटिस्ट थे? बाल्मर। इन्होंने जो लाइट यूज की वो थी विजिबल। कौन सी थी? विजिबल। इलेक्ट्रॉन गिरा कहां? वो N1 है सेकंड पे, और कहां से गिरा? वो N2 होगा। थर्ड से गिरा, फोर्थ से गिरा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इन्फिनाइट से। तो थर्ड से भी गिरा, फोर्थ से भी, इन्फिनाइट से। क्लियर? ये थे बाल्मर। लाइमन में इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है एनर्जी, इन्फिनाइट ऑर्बिट पे जाता है, लेकिन जब गिरता है तो फर्स्ट ऑर्बिट पे। ठीक है, फर्स्ट पे। अब वो ऑर्बिट जहां से गिर रहा है वो इन्फिनाइट भी हो सकता है, इन्फिनाइट +1 भी हो सकता है, इन्फिनाइट -1 भी हो सकता है, 8, 7 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन वो गिरा है कहां पे? आपका फर्स्ट ऑर्बिट पे। ये किसने बोला? लाइमन ने। उसके बाद बाल्मर, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करके एनर्जी बहुत दूर तक चला गया, लेकिन वो जब गिरा वो सेकंड ऑर्बिट में गिरा। ये किसने बोला? बाल्मर। उसके बाद एक और थे, उनका नाम था पास्चन। उन्होंने भी क्या करा? हाइड्रोजन के एटम में इंफ्रारेड रे को एब्सॉर्ब कराया और इलेक्ट्रॉन चला गया इन्फिनाइट ऑर्बिट पे। लेकिन जब वो गिरा तो कौन से ऑर्बिट में गिरा? थर्ड ऑर्बिट में। कौन से? थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड में। ये थे आपके पास्चन। इन्होंने IR इंफ्रारेड रे को यूज किया था। तो N1 इनका क्या हो गया? थर्ड ऑर्बिट। और N2 क्या हो गया बेटा? 4, 5 ... इन्फिनाइट। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था ब्रैकेट। उनका जो इलेक्ट्रॉन गिरा वो फोर्थ ऑर्बिट में। कहां पे? फोर्थ में। नाम था उनका ब्रैकेट। इन्होंने भी इंफ्रारेड रे को यूज करा। आप बोलेंगे यहां पे भी इंफ्रारेड, यहां पे भी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रे के अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ को यूज किया गया था। उसके इन्होंने अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को यूज किया, इन्होंने अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को यूज किया। तो ये कहां गिरा? N1 इसका हो जाएगा 4 और N2 हो जाएगा इसका 4, 5, 6, 7 इन्फिनाइट। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था पीफंड। उनका इलेक्ट्रॉन गिरा फिफ्थ ऑर्बिट में। नाम था उनका पीफंड। क्या नाम था? पीफंड। और इन्होंने भी इंफ्रारेड रे को ही एब्सॉर्ब कराया। इनका इलेक्ट्रॉन कहां गिरा भाई? फिफ्थ में। और कहां से गिरा? 6, 7, 8 इन्फिनाइट। क्लियर है? ये 5 साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। जो ड्रॉप हो रहा है लाइमन में वो पहले ऑर्बिट में, लेकिन जहां से वो कहीं से भी हो सकता है वो। और बाल्मर में सेकंड ऑर्बिट में, वो कहीं से भी हो सकता है। पास्चर में थर्ड ऑर्बिट में, ब्रैकेट में फोर्थ में, इसमें फिफ्थ में। क्लियर? बढ़ते इसकी टेबल बनाते हैं। देखिए सीरीज 5 ही है आपकी। पहली थी आपकी लाइमन। कौन सी थी? लाइमन। दूसरी थी बाल्मर। तीसरी थी पास्चन। फिर ब्रैकेट। चौथा पांचवा इज पीफंड। इसमें लाइमन में जो लाइट यूज कर गई वो यूवी थी, अल्ट्रावायलेट। इसमें विजिबल थी, विजिबल। इसमें IR और इसमें भी IR। अच्छा, लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहां गिरा? वो इनिशियल है उसका, तो इसके N1 हो गया, N1। और ये हो जाएगा N2। कहां गिरा भाई? ये सॉरी, कहां पे गिरा? 1 पे। और इसमें 2 पे, इसमें 3 में, इसमें 4 पे, इसमें 5 में। ठीक है? लाइमन में गिरा कहां से? वो दूसरे से गिरा या तीसरे से, 4, 5 या फिर इन्फिनाइट। बाल्मर में थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से या फिर इन्फिनाइट। पास्चन में 4 से, 5 से, 6 से, 7 से इन्फिनाइट। ब्रैकेट में 5 से, 6 से, 7 से ETC। और पीफंड में 6, 7, 8 इन्फिनाइट। क्लियर? तो ये आपके पूरा टेबल है। इसके अंदर हम अब देखेंगे कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में गिरता है तो एनर्जी का चेंज है, और एनर्जी का चेंज होता है तो उसके अंदर एनर्जी का अगर चेंज है तो उसके अंदर आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का चेंज भी महसूस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। क्लियर है? ठीक। तो इसीलिए यहां पे एक फॉर्मूला है, इसका नाम है रिडबर्ग।
रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला, और ये जो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला है एनर्जी का, ये एनर्जी फॉर्मूला लिखा हुआ है। दोनों बेसिकली एक ही है, लेकिन इसको लैम्डा की टर्म्स में दे रखा है, इसको एनर्जी की टर्म्स में। फॉर्मूला होता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू होती है इसकी, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और ये z स्क्वायर, ये z है, z स्क्वायर। और यहां पे एक चीज को याद रखना है कि जो n1 होगा वो हमेशा छोटा होता है n2 से। अगर n1 को आपने बड़ा रख दिया तो लैम्डा जो है आपका वो नेगेटिव आएगा, और लैम्डा होता है वेव लेंथ। लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए हमेशा आपको n2 हमेशा बड़ा रखना है। इस टेबल में भी देख रहे हैं आप, n2 n1 से हमेशा बड़ा है। क्लियर है? क्लियर? ठीक। और इसका फॉर्मूला तो आपको एनर्जी का पता ही है, En इज इक्वल टू 2.18 10 की पावर माइनस 18 1 अपॉन n का स्क्वायर z का स्क्वायर जूल पर आटम। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहां इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। आरएच की वैल्यू याद रखिएगा, आरएच की वैल्यू, आरएच की वैल्यू। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये सपोज एक न्यूमेरिकल है आपका, क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम पांचवें से दूसरे ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन पांचवें में था, इलेक्ट्रॉन कहां था? पांचवें में, मतलब उसका n2 हो गया 5, और वो गिरा कहां पे? n1 में, वो कौन सा हो गया? और एटम है हाइड्रोजन, मतलब Z की वैल्यू होगी 1। वेवलेंथ निकाल लेते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू द रिडबर्ग फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू खोलते नहीं है अभी। अच्छा, एक चीज और है, आरएच को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप आरएच की वैल्यू आपको पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 होती है सेंटीमीटर इनवर्स। आपको यहाँ पे 1 बाय आरएच भी यूज करना पड़ेगा, तो 1 आरएच की वैल्यू और 1 बाय आरएच की वैल्यू दोनों को याद रखिए, आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। ये होती है 9.12 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर, ये 1 बाय आरएच की वैल्यू है, ये वाली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूज होगी, इसके अंदर यूज होगी। n1 कितना है भाई? 2 का स्क्वायर कर दो 4 माइनस 25 कर दूं, क्लियर? ये 1 बाय लैम्डा है, 1 बाय लैम्डा। यहां से मैं निकालूंगा लैम्डा, ठीक है? पहले इसका एलसीएम सॉल्व कर देता हूं, ये एलसीएम सॉल्व कर देते हैं बेटा। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, नीचे 100 हो गया, ऊपर 21 हो गया, एलसीएम सॉल्व करने के बाद। क्लियर? इसको बढ़ते हैं आगे, देखिए इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, लैम्डा निकालते हैं, तो लैम्डा निकालते वक्त मेरा 1 बाय आर एच हो गया, 100 ऊपर गया, 21 नीचे गया, और 1 बाय आर एच की वैल्यू मैंने लिख दी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा आ जाएगा, और किसमें आएगा? लैम्डा सेंटीमीटर। और जैसे ही आपका लैम्डा आ गया, जैसे ही लैम्डा आ गया, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एंड सी इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको भी आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में निकला है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर में चेंज कर लीजिएगा इसको। क्लियर? और वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें डालिएगा और फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, तो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों निकलेंगे। आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रखा है?
what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition? क्या रखा है कि दो अलग अलग आपके एक ही में स्पेक्ट्रम दे रखे, एक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एक चल रहा है किस पे, हीलियम के प्लस पे स्पेक्ट्रम चल रहा है, ठीक है। एक है हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, एक है हीलियम, इसके लिए Z की वैल्यू 2 होगी, इसके लिए Z की वैल्यू होगी बेटा, क्लियर, ध्यान दीजिए। और बोला गया है हाइड्रोजन का ट्रांजिशन कहां पे है वो हमें नहीं पता, वही निकालना है। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे था अब कहां गया, ये बताना है, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे था कहां पे गया वो निकालो, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है वो सेम है, उसकी वेवलेंथ जो है वो सेम है किसके, बाल्मर ट्रांजिशन की, और वो किस में हो रहा है, हीलियम में। बाल्मर का ट्रांजिशन है वो चौथे से कहां जा रहा है, दूसरे में जा रहा है, और वो इसमें जा रहा है, क्लियर। तो इसलिए करते करें 1 by लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 upon N1 का स्क्वायर माइनस 1 upon N2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा Z का स्क्वायर, और Z आपको पता है यहाँ 1 है, क्लियर। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं लैम्डा H कहता हूं क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, हाइड्रोजन के, क्लियर, ये किसके, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चल रहा है। देखिए 1 by लैम्डा H RH क्लियर, ये इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं बेटा जी, Z1 था मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें देखिए ये लैम्डा 1 by लैम्डा HE प्लस इज इक्वल टू RH 1 upon N1 का स्क्वायर माइनस 1 upon N2 का स्क्वायर, और ये हो गया Z का स्क्वायर, ये हो गया RH 1 upon N1 कितना बेटा, N1, ये N1 हमेशा पता है ना कम होगा, N1 कम होगा, तो यहां से यहां पे गया, ये आपका N2 हो गया, ये आपका N1 हो गया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे Z कितना है 2 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर बेटा, RH 4 upon 4 माइनस 4 upon 16, तो ये 1 upon क्या चल रहा है बेटा, HE प्लस 1 upon HE प्लस, क्लियर है। ये 1 upon HE प्लस इज इक्वल टू RH 1 upon 1 माइनस 1 upon 4, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेट करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम होगी तो उसका रेसिप्रोकल 1 by, जब लैम्डा लैम्डा सेम है तो 1 by लैम्डा भी सेम होगा, इसका ये वाली वैल्यू और इसकी 1 by ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसके ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को भी इक्वेट कर सकता हूं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम ये हो जाएगा RH 1 N1 का स्क्वायर माइनस 1 N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू RH ये कट गया, क्लियर। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे एक इक्वेशन में दो वेरिएबल, दोनों कभी सॉल्व नहीं हो सकते लेकिन कंपैरिजन बेस पे सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे 1 upon N1 का स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर दो, फिर कंपेयर करके कर दूंगा, तो ये 1 upon N1 का स्क्वायर माइनस 1 upon N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर। तो अगर दोनों को कंपेयर करूं मैं, इस पूरे को और इस पूरे को, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशन हुआ उसका N1 है 1 और N2 है 2, ये ट्रांजिशन हुआ किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, क्लियर है। ये आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई आपके पास क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए टेक केयर।